हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने 1857 की क्रांति को शुरू किया था। एक क्लास हमने ले ली है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है, ठीक है ना। उस क्लास में पिछली क्लास में हमने 1857 क्रांति का बेसिक तैयार कर लिया था, जैसे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, वो चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, वो चीज़ देख लिया था। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब होती है और 1818 से पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी। जब उन्होंने 1818 की जब उन्होंने संधियां कर ली, तो उसके बाद राजस्थान की स्थिति क्या हो गई थी, ठीक है ना। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण, उसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति का प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ। उसके बाद हम परिणाम पे चर्चा करेंगे। तो मैं आज की जो हमारी हेडिंग है वो 1857 की क्रांति के कारण है। 1857 की क्रांति के कारण, क्रांति के कारण तो कारणों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना काम आपको करना होगा। 1857 की क्रांति के कारणों को हम मोटा मोटी चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण, फिर धार्मिक कारण पढ़ते हैं, फिर सामाजिक कारण पढ़ते हैं, फिर आर्थिक कारण पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं तात्कालिक कारण, ब्राउन बेस बंदूक वाला, एनफील्ड राइफल वाला, है ना। तो इनको मैं लिखता हूँ। पहला कारण है तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। कोई किताब में राजनीतिक कारण लिखा हुआ मिलेगा, कई किताब में आपको प्रशासनिक कारण लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। चाहे राजनीतिक लिखो चाहे प्रशासनिक लिखो, मैं यहाँ पे दोनों साथ साथ लिख देता हूँ। राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। पहला कारण तो ये था, प्रशासनिक कारण, ठीक है ना। दूसरा कारण धार्मिक। आप धार्मिक भी बोल सकते हो, इसको सामाजिक भी बोल सकते हो। सामाजिक कारण। उसके बाद अब देखते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण है। और उसके बाद हम एक देखेंगे इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति समय से पहले घटित हो गई। तात्कालिक कारण। अब समय से पहले घटित कैसे हो गई, क्योंकि क्रांति की डेट तो 31 मई तय की गई थी। हालांकि पृष्ठभूमि तो पहले ही बन रही थी, लेकिन ये स्टार्ट हो जाती है 10 मई से। वो चीज भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। पहला कारण है राजनीतिक। पहला कारण क्या है? राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। देखो, 1818 में अंग्रेजों ने, राजपूताना के जो शासक थे, राजस्थान के जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में सहायक संधियां कर ली थी। और इन सहायक संधियों में शर्त रखी जाती थी कि हमारा एजेंट आपके राज्य में, आपकी रियासत में नियुक्त रहेगा और वो एजेंट आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इनसे उल्टा किया था। जब हम पढ़ते हैं भरतपुर के शासक रणधीर सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो दुर्जन साल के योग्य होते हुए भी उन्होंने दुर्जन साल के अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को शासक बनाया। जब डूंगरपुर में शासक की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतापगढ़ के महाराव सामंत सिंह के पोते को लाके डूंगरपुर के सिंहासन पर बैठा दिया। और जब हम देखते हैं कोटा के बारे में, जब कोटा ने सहायक संधि करी थी, तो कोटा का दीवान था झाला जालिम सिंह, इसने एक पूरक संधि जुड़वा दी। और उस पूरक संधि की शर्त यह रखवाई गई थी कि कोटा में जो राजा का पद है वो कोटा के शासकों के पास रहेगा, है ना, महारावल के पास बना रहेगा। लेकिन जो दीवान का पद है ना, वो झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों के पास बना रहेगा। ये पूरक संधि उस जालिम सिंह ने जुड़वा दी थी। और उस पूरक संधि का परिणाम ये रहा कि कोटा के दो टुकड़े करने पड़े। 1838 तक उनके बीच झगड़ा बना रहा,
बना रहा। और उसके बाद 1838 ईस्वी में कोटा से झालावाड़ को अलग करके झालावाड़ नाम से एक नई रियासत बनाई थी। तो इस वजह से जो राजन्य वर्ग था ना, वो अंग्रेजों से क्या था, नाराज था। तो लिखते हैं इसमें, पहला लिखते हैं राजन्य वर्ग की असंतुष्टि। राजन्य को छोड़ो, आप शासक वर्ग लिखो। शासक वर्ग की असंतुष्टि कैसी थी इनकी असंतुष्टि, एक एक करके लिखते हैं। पहला, कोटा ने जब अंग्रेजों से सहायक संधि की तब कोटा का दीवान तो कौन था, जालिम सिंह। तब कोटा का दीवान जालिम सिंह ने एक पूरक संधि जुड़वा दी। और इस पूरक संधि में क्या लिखा था कि जो राजा का पद है वो कोटा के शासकों के पास बना रहेगा, लेकिन दीवान का पद हमेशा के लिए जालिम सिंह के वंशजों के पास बना रहेगा। जुड़वा दी, जिसमें लिखा था कि राजा का पद, जब 1818 की जब कोटा ने संधि की थी, उस समय कोटा का शासक था उमेद सिंह। राजा का पद उमेद सिंह के वंशजों के पास है। उमेद सिंह के वंशजों के पास बना रहेगा, परंतु दीवान का पद जालिम सिंह के वंशजों के पास बना रहेगा। जालिम सिंह के वंशजों के पास बना रहेगा। ठीक है ना, यह शर्त जुड़वा दी थी। परिणाम स्वरूप दीवान व शासक के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। शासक, जो दीवान पद पे रहेगा वो, और जो शासक पद पे रहेगा वो, क्योंकि शक्तियां, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई थी, है ना। दीवान और शासक के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, जो 1838 ईस्वी तक बना रहा। और 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने लेके एक अलग से झालावाड़ रियासत बना रहा। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने और ध्यान रखना, जो जालिम सिंह के वंशज थे ना, उनके लिए राजधानी झालरापाटन तय की गई थी, वो संधि में जोड़ दी गई थी। 1838 में अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने लेकर 17 परगने जो लिए थे, इनकी वार्षिक आय थी 12 लाख रुपए। कोष्टक में लिख देता हूं, जिनकी
वार्षिक आय, वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी, 12 लाख रुपए थी, ठीक है ना। 17 परगने लेकर अलग से झालावाड़ रियासत का गठन किया, अलग से झालावाड़, झालावाड़ रियासत का गठन किया, रियासत का गठन किया, ठीक है ना, गठन किया, तथा इसकी राजधानी झालरापाटन रखा, तथा इसकी राजधानी किसको बनाया, राजधानी झालरापाटन को बनाया, राजधानी झालरापाटन को बनाया, पाटन को बनाया। तो यह था कोटा का विवाद, ठीक है ना, क्योंकि ये 1818 की संधि का ही परिणाम था कि कोटा के दो टुकड़े हुए थे। अगर वो कोटा का शासक अगर संधि नहीं करता तो ये स्थिति आती नहीं थी, और अंग्रेज चाहते ही थे फूट डालो और राज करो। जब जालिम सिंह ने पूर्व संधि का प्रयास किया तो कोटा अंग्रेजों ने तुरंत हाँ बदली थी, है ना। तो यही चीज थी। उसके बाद हम देखते हैं अगला, दूसरा काम, डूंगरपुर शासक की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने प्रतापगढ़ के महारावल, प्रतापगढ़ के महारावल, प्रतापगढ़ का महारावल का नाम क्या था, महारावल सामंत सिंह, सामंत सिंह के पुत्र, जिसका नाम क्या था, सामंत सिंह के पुत्र का नाम था दलपत सिंह, दलपत। अब बताओ, शासक बन रहा है डूंगरपुर का, आके बन रहा है प्रतापगढ़ का। तो ये अंग्रेजों की चाल ही तो थी, है ना। डूंगरपुर शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने प्रतापगढ़ के महारावल सामंत सिंह के पुत्र दलपत सिंह को डूंगरपुर का महारावल बनाया, महारावल बनाया, महारावल बनाया, रावल बनाया। इस वजह से ये लोग नाराज हो गए। तीसरी चीज क्या थी, जब बूंदी के शासक की मृत्यु हुई तो जेम्स टोड को उन्होंने संरक्षक बनाया था। पहले संरक्षक राज परिवार के लोग बनते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उल्टा किया, किसी अंग्रेज को संरक्षक बनाया था। बूंदी शासक की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क राम सिंह हड़ा, ध्यान रखना, बूंदी शासक की जब मृत्यु हो गई थी तब अगला शासक बनता है राम सिंह हड़ा, जो उस समय अल्पवयस्क था, और अल्पवयस्क होने की स्थिति में उन्होंने कर्नल जेम्स टोड को उसका संरक्षक बनाया था। बूंदी शासक की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क राम सिंह हड़ा का संरक्षक कर्नल जेम्स टोड को बनाया, कर्नल जेम्स टोड को बनाया, ठीक है ना। इस वजह से ये नाराज हो गए। तीसरी चीज क्या थी, चौथी चीज, जब भरतपुर के शासक रणधीर सिंह की मृत्यु हो जाती है ना, तो रणधीर सिंह के अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को क्या बनाते थे ये शासक। इस रणधीर सिंह का एक भतीजा था दुर्जन साल, जो बलवंत सिंह से कई ज्यादा योग्य था। अंग्रेजों ने उसको शासक न बना के बलवंत सिंह को शासक बनाया था। तो देखते हैं भरतपुर शासक रणधीर सिंह की मृत्यु के बाद, रणधीर सिंह की मृत्यु के बाद उसके योग्य लिखते हैं हम, योग्य भतीजे दुर्जन साल को शासक न बनाकर
उसके अल्पवयस्क पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को शासक बनाया। बलवंत सिंह को शासक बनाया, शासक बनाया। कहने का मतलब यह है कि 1818 की संधि की शर्त यह थी कि आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने उल्टा किया था। राज्यों के आंतरिक मामलों में, उनके उत्तराधिकारी मामलों में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया था। ये अंग्रेज लोग उसी व्यक्ति को सुल्तान या उसी व्यक्ति को अगला शासक बनाते थे जो या तो अल्पवयस्क होता था ताकि उनकी चल सके, या जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था उसी को ये क्या बनाते थे, शासक बनाते थे। ठीक है ना। इस वजह से सारे के सारे जो राजन्य वर्ग था उनमें असंतुष्टि का भाव पैदा हुआ और जनता और वो राजन्य वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरी चीज, वेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि प्रथा, सहायक संधि। दूसरा कारण यह है ना, पहला राजन्य वर्ग की असंतुष्टि, दूसरा वेलेजली की सहायक संधि प्रथा तथा डलहौजी की राज्य विस्तार नीति, राज्य विस्तार नीति। यह भी एक राजन्य वर्ग में असंतुष्टि का कारण था। वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा के तहत, वेलेजली की तरफ से चार्ल्स मैडकॉफ ने सहायक संधियां करी थी। सॉरी, हेस्टिंग्स के काल में सहायक संधियां होती है, वेलेजली की नहीं, हम हेस्टिंग्स की सहायक संधि प्रथा, हेस्टिंग्स की लिखते हैं ना, हेस्टिंग्स छोड़ो, आप ये लिखो हेस्टिंग्स की 1818 की संधियां, 1818 की संधियां तथा लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य विस्तार की नीति। हेस्टिंग्स की तरफ से चार्ल्स मैडकॉफ ने राजस्थान के शासकों के साथ संधियां करी थी और उन संधियों का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के जो शासक थे ना, उनकी स्वायत्तता खत्म होने लगी, उनकी स्वतंत्रता खत्म होने लगी। वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के ऊपर क्या हो गए, निर्भर हो गए। उसके अलावा डलहौजी की राज्य विस्तार नीति, डलहौजी ने एक तो लेके आया था गोद निषेध नीति, है ना, जो हम पढ़ते हैं कि उस गोद निषेध नीति के तहत किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं था। गोद निषेध नीति के तहत भारत में सबसे पहला शिकार बना था सतारा और राजस्थान में सबसे पहला शिकार बना था ब्यावर। ठीक है ना। तो इस वजह से भी मैं यहां लिख देता हूं, इसकी डलहौजी की राज्य विस्तार नीति में पहला शिकार कौन बना, पहला शिकार ब्यावर बना था, पहला शिकार ब्यावर। राजस्थान की बात है, भारत में पहला शिकार कौन बनता है, सतारा। ठीक है ना। तो ये थी राजनीतिक कारण है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। शासक वर्ग की असंतुष्टि में हमने देखा था कि कोटा के साथ कैसा विवाद चल रहा था, बाद में भरतपुर का विवाद देखा, डूंगरपुर का विवाद देखा और बूंदी का विवाद देखा। उसके बाद हम देखते हैं अगला कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। दूसरा कारण है सामाजिक व धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ये क्या था, देखो कंपनी ने 1818 ईस्वी में एक्ट पारित किया था जिसे बोलते हैं 1818 का चार्टर एक्ट। और इस 1818 के चार्टर एक्ट में कहा गया, सॉरी 1818 के चार्टर एक्ट में कंपनी ने ईसाई पादरियों को या ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी। और उन ईसाई, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में ईसाई मिशनरी भारत आते हैं और उन्होंने खूब मात्रा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इस साथ ही साथ वो भारतीय धर्म को अपशब्द भी कहते थे, यानी भला बुरा कहते थे। और भारत की जो कुरीतियां थी, यानी भारत में जो कुरीतियां थी, जैसे जात, वो आप बोलते हैं डाकण प्रथा हो गई, कन्यावध हो गया, सती प्रथा हो गई, इनको गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास किया था। ये कुप्रथाएं थी, इनको गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास किया। इसका कारण ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो रूढ़िवादी वर्ग था ना, वो सारे का सारा इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। उनको लगा
कि ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि सती प्रथा को इनको खत्म करना अच्छी बात थी, लेकिन रूढ़िवादी वर्ग को ये कतई स्वीकार नहीं था। इसके अलावा 1856 ईस्वी में एक एक्ट लेके आए थे, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम। और उस धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम में यह कहा गया कि जो कोई भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा ना, उसको उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, उनको पदोन्नतियां दी जाएगी, सरकारी सेवा में उनको लिया जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी ज्यादा संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसका कारण सारे के जो भारतीय लोग थे, इनको लगा कि ये हमारे धर्म को बिल्कुल ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ईसाईकरण कर देंगे। और इस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो मैं लिखता हूं 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय अंग्रेज ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। और इन्होंने भारत आकर अधिक संख्या में क्या किया, ईसाईकरण किया। अधिक संख्या में भारतीयों का धर्मांतरण किया। भारतीयों का क्या किया था, धर्मांतरण किया था। और राजस्थान में ये कहां से प्रारंभ करते हैं, ये राजस्थान में प्रारंभ करते हैं ब्यावर में, और सबसे ज्यादा करते हैं नसीराबाद में। गोविंद और विलियम मार्टिन नाम के दो व्यक्ति, उन्होंने ये काम किया था, धर्मांतरण किया। राजस्थान में इसका प्रारंभ ब्यावर से किया तथा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया था, नसीराबाद में। तथा सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक धर्मांतरण नसीराबाद में किया, जिसका नेतृत्व है गोविंद व विलियम मार्टिन कर रहे थे। विलियम, ये ईसाई थे, है ना, ईसाई पादरी थे कोई, विलियम मार्टिन ने किया। और इसके अलावा अंग्रेजों ने धर्म सुधार के नाम पर भारत की जो प्रथाएं थी ना, कुप्रथाएं राजस्थान की, जैसे सती प्रथा, डाकण प्रथा, कन्यावध, इनके ऊपर भी कुठाराघात किया। इससे भारतीय रूढ़िवादी वर्ग इनसे नाराज हो गया। इसके अलावा समाज सुधार के नाम पर विभिन्न कुप्रथाओं कौन सी, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, डाकण प्रथा, ये सारी कुप्रथाएं थी को कानूनी रूप से या छोड़ो इसको, देखो, कुप्रथाओं को गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास किया।
घोषित किया। जब इनको पड़ता वो गैर कानूनी घोषित किया तो जो रूढ़िवादी वर्ग था, परंपरागतवादी वर्ग वर्ग जो था ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अगली स्लाइड लेता हूं। परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया उसके अलावा ये धार्मिक नियोग्यता अधिनियम लेके आए थे। कलर चेंज करके लिखता हूं इसको। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम, नियोग्यता अधिनियम 1856। कब लेके आए थे? 1856। इसमें क्या था? इसमें था कि जो भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा ना, उनको उनकी जो पैतृक संपत्ति उसमें उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ पदोन्नतियां और सरकारी नौकरियां इनको दी जाएगी। ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को, ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। संपत्ति बेदखल नहीं किया जाएगा तथा सरकारी नौकरियां व पदोन्नतियां दी जाएगी। आपसे पूछ सकता है कि धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। इसमें प्रावधान क्या थे? प्रावधान मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इस वजह से जो रूढ़िवादी वर्ग वो नाराज हो गए, उनको लगा कि हमारे हिंदू धर्म को बिल्कुल क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो हमने दो कारण पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े? एक तो था प्रशासनिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जिसमें राजन्य वर्ग की असंतुष्टि के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि हेस्टिंग्स की 1818 की संधियां और डलहौजी की राज्य विस्तार की नीति। डलहौजी की राज्य विस्तार की नीति का पहला शिकार बना था ब्यावर। उसने करौली को भी अधिग्रहण करने का प्रयास किया था, लेकिन कंपनी का जो डायरेक्टर मंडल था, निदेशक मंडल, इसने इनकार करने, कंपनी के डायरेक्टर मंडल द्वारा अस्वीकार करने के कारण करौली 1852 में बच गया था। ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहते वो हमने चर्चा कर ली। अब तीसरा आता है आर्थिक कारण। तीसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या रहे? आर्थिक कारण 1818 की तहत अंग्रेजों ने कंपनी से संधियां करी, भारतीयों ने, राजस्थान के शासकों ने कंपनी से संधियां करी, और उसके तहत एक कंपनी की सेना संबंधित रियासत में रहा करती थी, और उस सेना का पूरा खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता था? उस रियासत के द्वारा। और उसके अलावा अंग्रेजों ने, जो रियासत के शासक थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में खराज यानी टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। और जब अकाल की स्थिति होती थी, जब टैक्स दे नहीं पाते थे, तो अंग्रेजों ने ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया, और इस वजह से राजकोष के ऊपर बुरा असर पड़ा। भारतीय शासक जो थे, राजस्थान के जो शासक थे, वो कंगाल हो गए। ठीक है, और कंगाल होने की वजह से उन्होंने यह भार डाल दिया जनता पे, और इस वजह से जनता अंग्रेजी क्या हो जाती है? खिलाफ हो जाती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 1818 की संधियों के तहत संधि करने वाली रियासत में, संधि करने वाली रियासत में उसकी सुरक्षा हेतु
ये तो अंग्रेज सेना नियुक्त की जाती थी, अंग्रेजी लिख लेते हैं, अंग्रेज सेना नियुक्त रहती थी, जिसका वे संबंधित रियासत को बयान करना पड़ता था, संबंधित रियासत को वहन करना होता था। इससे फायदा अंग्रेजों को हो रहा था क्योंकि दूसरों के खर्चे पे खुद की सेना तैयार हो रही थी, है ना। रियासत को वहन करना होता था, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कंपनी ने यहाँ के शासकों का मतलब राजस्थान के शासकों, कंपनी ने यहाँ के शासकों से अत्यधिक मात्रा में टैक्स वसूल किया, अत्यधिक मात्रा में खराज का मतलब होता है टैक्स वसूल किया, ठीक है ना। और इसका प्रभाव पड़ा राजकोष पे, और जब राजकोष पे प्रभाव पड़ेगा तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है वो जनता पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे राजकोष क्या हो गया? रिक्त हो गया। राजकोष रिक्त होने लगा और राजकोष को बनने के लिए जनता को टैक्स देना पड़ेगा। शासकों ने जनता पर कर लगाए, इसका परिणाम क्या रहा? स्वरूप जनता अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई, ये थे आर्थिक कारण। कहते हैं अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मात्रा में इनका शोषण किया था, है ना। जब हम 1858 की भारत के संदर्भ में जब क्रांति पढ़ेंगे उस समय हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं का और भारतीय जनताओं का शोषण किया था, कौन कौन सी वजह प्रथाएं लेके आए थे, है ना। महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, वो हम पढ़ेंगे जब भारत के 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वहां पे जब पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कारणों की, तो वहां पे वो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आर्थिक कारण। अब अंतिम कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। देखो भारतीय जो अंग्रेजों की जो सेना थी ना, उनके पास पहले एक बंदूक होती थी ब्राउन बेस नाम की, लेकिन 1857 के आसपास अंग्रेजों ने न्यू एनफील्ड राइफल F53 नाम की एक राइफल भारतीय सैनिकों को दी, और उस सैनिक में जो कारतूस यूज होता था, जो गोली यूज होती थी ना, उस गोली को बंदूक में डालने से पहले उसकी टोपी को उतारना पड़ता था, और वो टोपी जो बनती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। अब सबको पता है गाय और सूअर चर्बी वाले कारतूस हम तात्कालिक कारण में पढ़ते हैं। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना। ये 1857 की क्रांति का है तात्कालिक कारण। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं।
अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को बंदूक का पहले पूरा जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल जिसका नाम क्या था? F-53 दी, जिसमें प्रयोग किए जाने वाले, थोड़ा मैं आपको न्यू एनफील्ड राइफल के बारे में बता देता हूँ। पेन का कलर चेंज करके ये कलर कर लेता है। न्यू एनफील्ड राइफल F-53 फर्स्ट यूज, सबसे पहले इसका यूज कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसका यूज हुआ था क्रीमिया युद्ध में, ठीक है ना? कहाँ पे होता है? क्रीमिया युद्ध में होता है। उसके साथ भारत में प्रयोग जनवरी, पूरा लिख देता हूँ, जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल का पहला प्रयोग होता है क्रीमिया युद्ध में, है ना? और भारत में इसका प्रयोग होता है जनवरी 1857 में। कब होता है? जनवरी 1857 में। पहली बार विरोध, इसका पहला विरोध वो हुआ था दमदम छावनी में, ठीक है ना? और पहला संगठित विरोध एक आधे लोगों ने किया था दमदम छावनी में। पहला संगठित विरोध वो हुआ था बहरामपुर छावनी, तो कहाँ है? एमपी में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है ना? तो हम वापस चलते हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा देखो। न्यू एनफील्ड राइफल का पहला प्रयोग होता है क्रीमिया युद्ध में, भारत में प्रयोग होता है जनवरी 1857 में, और पहला विरोध होता है दमदम छावनी में, और पहला संगठित विरोध होता है बहरामपुर छावनी मध्य प्रदेश में, जहां 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने प्रयोग करने से बिल्कुल क्या कर दिया? मना कर दिया। यहाँ लिखना स्टार्ट करें। न्यू एनफील्ड राइफल दी, जिसमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी रहती थी। सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूस को प्रयोग करने से पूर्व उसकी टोपी यानी कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी होती थी, उस टोपी को दांत से छीलना पड़ता था, ठीक है ना? इस बात की जानकारी होने पर दमदम छावनी के सैनिकों ने
दमदम छावनी। दमदम छावनी का है, यह है बंगाल में, बंगाल। दमदम छावनी के सैनिकों ने प्रयोग करने से इनकार कर दिया। प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, दमदम छावनी ने मना कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक कौन था? मंगल पांडे। और उस मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। देखो मंगल पांडे के पीछे एक कहानी आती है। कहानी यह आती है कि एक खलासी था जो नीचे की कास्ट का था, सेना में था। उसने मंगल पांडे से पानी मांगा था और मंगल पांडे ने उसकी जाति का हवाला देते हुए, मंगल पांडे ब्राह्मण था तो उसकी जाति का हवाला करते हुए पानी पिलाने से इनकार कर दिया। तब उस खलासी, ये पद होता है सेना में, है ना, उस खलासी ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें जो ये धर्म का घमंड है ना, जाति का, वो जल्दी चूर होने वाला है, क्योंकि तुम जिस कारतूस को यूज कर रहे हो ना, उसको उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और वो तुम्हें दांतों से चबाना पड़ेगा, तब तुम्हारा जो ये जाति का घमंड है ना, ऊंची जाति का, वो टूट जाएगा। इस बात पर मंगल पांडे नाराज हुआ और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मार करके हत्या कर दी। ठीक है ना। और वहीं से क्रांति का क्या हो जाता है, 10 मई से क्रांति का आगाज स्टार्ट हो जाता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से इनकार किया तथा अधिकारियों पर गोली मारकर अधिकारियों की हत्या कर दी। अधिकारियों की हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने हत्या कर दी। और उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से, कहाँ से? मेरठ से क्रांति का आगाज हो जाता है। क्रांति की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है। तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ कहाँ फैली थी, सबसे पहले कहाँ फैली थी और किन किन क्षेत्रों में ये फैली थी और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। एक बार इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ, आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। क्रांति कारण हम पढ़ रहे, राजनीतिक और सामाजिक कारण में हम शासक वर्ग की असंतुष्टि देखी, जिसमें हमने डूंगरपुर, भरतपुर, सॉरी आपका कोटा, बूंदी, इनका मामला देखा। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि सहायक संधियां और हेस्टिंग्स की राज्य विस्तार नीति, पहला शिकार ब्यावर बनता है। करौली को भी उसने हड़पने का प्रयास किया था, लेकिन डायरेक्टर मंडल के इनकार करने की वजह से करौली 1852 में बच जाता है। फिर सामाजिक धार्मिक कारण देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट देखा, ईसाई मिशनरी को भारत आने दिया, उन्होंने खूब मात्रा में धर्म का प्रचार किया, बहुत ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया। फिर धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लेके आए थे 1856 में, जिनमें ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता था, उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाता था। ये सारी घटनाएं हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने कैसे लूट मचाई थी। उसके बाद हमने देखा था तात्कालिक कारण, जो थे चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद हमने न्यू एनफील्ड राइफल अब 53 के बारे में देखा, पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था, भारत में पहला विरोध कहाँ हुआ था, पहला संगठित विरोध कहाँ होता है, ये सारी चीजें हमने चर्चा करी थी। अब 1857 की क्रांति का राजस्थान में कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था, है ना, वो चीजें देखते हैं।
1857 की क्रांति का विस्तार, की क्रांति का राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार। सबसे पहले कहाँ होता है? नसीराबाद में। सबसे पहले क्या होता है? नसीराबाद। देखो, मेरठ में क्रांति राजस्थान में नसीराबाद में और भारत में मेरठ में होती है ना। जैसे मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है तो मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर आई थी। जैसे भारत में क्रांति की शुरुआत होती है ना, उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। उस कैनिंग ने राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उसको सूचना भेजी जी कि क्रांति का आगाज हो चुका है और अपने राज्य में या राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी, जो मेरठ से अजमेर आई थी अजमेर शस्त्रागार की रक्षा के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से नसीराबाद भेज दिया, यानी अजमेर में रहने नहीं दिया। क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि ये क्रांति की मेरठ से ये टुकड़ी आई है, क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है और मेरठ से ये आई है तो हो ना हो ये क्रांति के विचार या क्रांति के भाव लेकर जरूर आई है। तो इस वजह से उनको अजमेर में न रख करके उनको नसीराबाद भेज दिया और उनके ऊपर डिस्सा से 2 यूरोपियन टुकड़ियां बुलाकर, कुछ तोपखाना बुला के इनके ऊपर नियंत्रण रख दिया और इस बात को गुप्त रखा गया था। यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को यह पता नहीं लगने दिया कि आपके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है। उसके अलावा फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स को बुलाया गया, मारवाड़ से सेना बुलाई गई और इन सेना को बुला करके अजमेर शस्त्रागार की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। जब इन बात का पता चलता है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को, तो उनमें विद्रोह की भावना बढ़ती है और यह 1857 की क्रांति का आगाज राजस्थान में होता है 28 मई 1857 को नसीराबाद से। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं पहले यहां से मेरठ से क्रांति आरंभ होने पर लॉर्ड कैनिंग ने इसकी सूचना राजस्थान का एजीजी उस समय कौन था? सेंट पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में शॉर्ट में लिखता हूँ, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को दी। इसने निम्न कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए थे? निम्न कार्य किए। पहला काम इसने क्या किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा हेतु आई थी। अजमेर शस्त्रागार की रक्षा हेतु आई थी उसे तुरंत प्रभाव से नसीराबाद भेज दिया। तुरंत प्रभाव से कहाँ भेज दिया? प्रभाव से नसीराबाद भेज दिया। इन पर नियंत्रण हेतु दिशा से 2 यूरोपियन रेजिमेंट व तोपें व कुछ तोपें मंगवाई।
तोपें मंगवाई, तोपें मंगवाई, ठीक है ना। एक काम तो ये किया इसने। दूसरी चीज इसने क्या की, अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु, अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु 2-4 टुकड़ियां नियुक्त की थी। सुरक्षा हेतु ब्यावर से, कहाँ से मंगवाता देखना है ना, ब्यावर से 2 मेरे रेजिमेंट बुलाई, ब्यावर से 2 मेरे रेजिमेंट, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज, मेक मोशन, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेक मोशन, मोशन के आदेश पर, आदेश पर कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना, नेतृत्व में घुड़सवार सेना मंगवाता है, घोड़े सवार सेना आती है। इसके अलावा आती है, ये काम इसने किया था। तीसरा काम क्या किया था, तीसरा काम क्या था, राजपूताना के जो शासक थे ना, उनको स्वामी भक्ति दर्शाने का या अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति बनाए रखने की शपथ दिलाई। राजपूताना, राजपूताना के शासकों को, शासकों को अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बने रहने की क्या दिलवाई, शपथ दिलवाई, शपथ दिलवाई। और जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने ये काम किया तो भारतीय जो लोग थे ना, उनको अपने आप में आत्मविश्वास में कमी हुई, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। उनको लगा कि अंग्रेज डरते तो हमसे, है ना। और इसी का परिणाम हुआ कि नसीराबाद से क्रांति का क्या होता है, आरंभ होता है। तो पहले हम ये काम किए थे पैट्रिक लॉरेंस ने। पैट्रिक लॉरेंस ने क्या क्या काम किए, पहली चीज, मेरिट में होते ही सूचना मिली और इसने तुरंत 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को कहाँ भेज दिया, अजमेर भेज दिया। दूसरी चीज, इसने अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में मारवाड़ से घुड़सवार सेना बुलाता है, ब्यावर से 2 मेरे रेजिमेंट बुलाता है और दिशा से 2 यूरोपियन सैन्य टुकड़ी और तोपखाना मंगवाता है। और राजस्थान के जो शासक थे ना, उनसे स्वामी भक्ति या स्वामी भक्त बने रहने की उन्हें क्या दिलवाई, शपथ दिलवाई थी। अब देखते हैं क्रांति की शुरुआत। पहले देखते हैं हम नसीराबाद, कहाँ से होती है, नसीराबाद, नसीराबाद। देखो, नसीराबाद की स्थापना कौन करता है, स्थापना करता है ओक्टर लोनी, ओक्टर लोनी। जो पहला एजीजी थे ना, ओक्टर लोनी, ये नहीं था पहला, ये नहीं था भाई, पहला मिस्टर लोकेट था, ओक्टर लोनी। देखो, इसकी उपाधि थी ओक्टर लोनी में, ओक्टर लोनी ने, इसकी एक उपाधि थी नसीरुद्दौला। उस नसीरुद्दौला उपाधि के नाम पर इस नसीराबाद की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ओक्टर लोनी ने अपने खिताब नासिरुद्दौला के नाम पर इसकी स्थापना की। अब देखो, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो आई थी मेरठ से, और उसको काम सौंपा गया था कि अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करनी है।
और एजीजी पेटिक लॉरेंस को यह लगा था कि ये टुकड़ी मेरठ से आई है, क्रांति के विचार लेके आई है, तो उसने बिना देरी किए उसको भेज दिया। मैं अजमेर में न रख के कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। ये बात अंग्रेज जो भारतीय सैनिक थे ना उनको अनुचित लगी, और इस वजह से उनमें उनको लगा कि अंग्रेजों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, और उन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया। तो यहाँ पे तैनात कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल कौन कौन सी टुकड़ियां थी? एक तो थी 15वीं बंगाल नेटिव जो विद्रोह करने वाली थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और हमने देखा इन्फेंट्री कि जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जब अजमेर गई थी, नसीराबाद गई थी, तो उनके ऊपर नियंत्रण है तो यूरोप से, सॉरी दिशा पड़ता है गुजरात में, दिशा से 2 यूरोपियन टुकड़ियां मंगाई थी और कुछ तोपखाना मंगवाया था जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ऊपर नियंत्रण रख रहा था, नजर रख रहा था, है ना। और इस बात को गुप्त रखा जा रहा था, यानी ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को पता नहीं थी। इन्फेंट्री जो नसीराबाद भेजी गई थी, जो अजमेर से नसीराबाद आई थी, नसीराबाद भेजी गई, ठीक है ना। उसके अलावा इस पे 30वीं नेटिव, यहाँ पे पहले से 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके अलावा यहाँ फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स की टुकड़ी, बॉम्बे लॉन्सर्स की टुकड़ी तैनात थी, ठीक है ना। अब देखो, अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह, ठीक है ना। और बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों से पूछ लिया कि क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। उस समय तो सैनिकों ने जैसे तैसे करके इस बख्तावर सिंह को समझा बुझा करके मामला शांत कर लिया था, लेकिन अगले ही दिन 28 मई को इन सैनिकों ने क्रांति का आगाज कर दिया। भारतीय सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों से प्रश्न किया, कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं, कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, है ना। और जब ये प्रश्न किया तो उस समय तो अधिकारी ने जैसे तैसे करके बख्तावर को समझा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ था? बाद में हुआ यह था कि अगले दिन 28 मई को अंग्रेजों ने, सर भारतीय सैनिकों ने क्रांति का क्या कर दिया, आगाज कर दिया था। अगली स्लाइड लेता हूं मैं। 28 मई को सैनिकों ने अधिकारियों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सैनिकों ने अधिकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कौन कौन मारे गए थे देखते हैं। गोलियां चलाई जिसमें अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेरी, स्पोटिसवुड, न्यूबरी,
कौन कौन? कर्नल पेरी, स्पॉटिसफोर्ड और न्यूबरी मारे गए तथा लेफ्टिनेंट लॉक व कर्नल हार्डी घायल हो गए। ठीक है ना। और सैनिकों ने क्या किया? छावनी को लूटा और दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली जाकर के वहां तैनात अंग्रेज टुकड़ी को पराजित कर दिया। सैनिकों ने छावनी को लूटा तथा दिल्ली रवाना हो गए। हुए। एक चीज नोट ध्यान रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं। नोट, बगरू व दूदू के ग्रामीणों ने सैनिकों की सहायता करी थी। सहायता की थी। ठीक है ना। इस प्रकार से नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखो क्रांतिकारियों ने गलती क्या करी थी, वो अजमेर ना जाके दिल्ली चले जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर वो अजमेर आते तो शस्त्रागार पे उनका कब्जा हो जाता, उनके पास हथियार आ जाते। नोट, दूसरा नोट और लगा रहा हूं। क्रांतिकारियों ने नसीराबाद से अजमेर न जाकर दिल्ली की तरफ जाना उनकी भूल थी। उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि शस्त्रागार तो सारा कार का हुआ था, अजमेर में रखा हुआ था। तो अगर वो अजमेर आते तो उनके पास हथियार हो जाते और शस्त्रागार पे उनका क्या हो जाता? नियंत्रण हो जाता। इसके बाद अगली देखते हैं नीमच में क्रांति। नीमच छावनी